Battle Through the Heavens, The God of the Flame Emperor, एपिसोड 891। चक। इस वक्त अंडरग्राउंड पैलेस के सेकंड फ्लोर में लोहे के टुकड़ों पर पड़ती फ्रिदमिक आवाज धीरे धीरे गूंज रही थी। हालांकि शाओयान ने आंखें बंद करके कल्टीवेशन शुरू कर दी थी, लेकिन उसकी सोल पावर इतनी विशाल थी कि उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। वही सोल पावर उसे मास्टर लू की पूरी सिचुएशन बता रही थी। ये मास्टर लू वाकई पूरे श्वानतियान का मास्टर फॉर्जर कहलाने लायक था। इस वक्त मास्टर लू कास्टिंग टेबल पर था। चारों तरफ गन पाउडर फैला हुआ था और उसके हाथों में जो मटेरियल्स थे वो बिल्कुल जीवंत लग रहे थे। उसने लेफ्ट हैंड में ट्वीजर्स से यिन यांग ब्लैक आयरन मदर को पकड़ा हुआ था और राइट हैंड में एक बड़ा छोटा हैंडल वाला लगभग ज़ैंग ज़ू को छूने जितना फॉर्जिंग हैमर धीरे से उभर आया। इस हैवी हैमर को हल्का मत समझो, ये छोटा हैमर ही मास्टर लू की जान है। अगर यिन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर इतनी प्रेशस ना होती तो शायद मास्टर लू इसे निकालने में भी हिचकिचाता। फाउंड्री के लिए फॉर्जिंग हैमर उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना एल्केमिस्ट के लिए मेडिसिन कॉल्ड्रिन। कास्टिंग प्लेटफॉर्म पर चमकती आग लगातार यिन यांग हिट आयरन मदर को जला रही थी, जैसे उसे पिघलाना चाहती हो। लेकिन यिन यांग प्रोफाउंड आयरन मदर कोई आम चीज नहीं थी। सिर्फ ये फ्लेम क्या, अगर शाओयान की होली फ्लेम पावर भी होती तो उसे रिफाइन करने में काफी वक्त लगता, पिघलाना तो दूर की बात। ये चीज वाकई बहुत सॉलिड है, मास्टर लू ने सीधा कहा, जैसे उसे पहले से अंदाजा हो। लेकिन उसकी आवाज में शांति थी। क्लियरली उसने सोल्यूशन ढूंढ लिया था। लगता है युनदिंग ही यूज करना पड़ेगा। मास्टर लू हंस पड़ा, फिर राइट हैंड का फॉर्जिंग हैमर बिना झिझक उठाया और सीधा यिन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर पर गिराया। युन फॉर्जिंग ये फाउंड्री की एक यूनिक टेक्निक है। कुछ खास पावर्स का यूज करके मेटल की स्पिरिचुअलिटी को मैक्सिमम लेवल तक जगाया जाता है ताकि वो फॉर्जिंग और इमॉर्टैलिटी के लेवल तक पहुंच सके। ये हमेशा से मास्टर लू का सपना रहा है। हालांकि मास्टर लू ने युन फॉर्जिंग मास्टर कर ली थी, लेकिन युनलिंग में वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये उसके दिल का एक रिग्रेट था। लेकिन अब जब मौका मिला है तो ऑब्वियसली मास्टर लू इसे आसानी से जाने नहीं देगा। ढोंग ढोंग ढोंग। कास्टिंग प्लेटफॉर्म से लगातार पावरफुल बीटिंग की आवाज आने लगी। मास्टर लू के इस तरह पीटने से पत्थर जैसी सख्त यिन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर धीरे धीरे नरम होने लगी। शायद ज्यादा देर नहीं लगेगी जब मास्टर लू इसे रिफाइन कर लेगा। बाहर से देखने पर यह बीटिंग बिल्कुल सिंपल लग रही थी, लेकिन शाओयान अंदरूनी तौर पर महसूस कर सकता है कि यह सीमिंगली सिंपल टेक्निक फाउंड्री की सबसे मुश्किल मेथड्स में से एक है। हर स्ट्राइक का रिदम और पावर कंट्रोल सब कुछ बिल्कुल प्रिसाइज था। ये आदमी, शाओयान ने धीरे से कहा, मास्टर लू की स्किल महसूस करते हुए। अपनी परसेप्शन से शाओयान ने समझ लिया कि मास्टर लू अपनी लाइफ डेथ पावर फॉर्जिंग हैमर में इंजेक्ट कर रहा है और फिर हैमर की स्पेशल बीटिंग मेथड से यिन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर का स्ट्रक्चर बदल रहा है। फायर। लगभग 15 मिनट तक बीटिंग चलती रही। मास्टर लू के माथे पर पसीना उभर आया, लेकिन उसे जरा भी थकान महसूस नहीं हुई, सिर्फ बढ़ती हुई एक्साइटमेंट थी। शबू शबू। जैसे ही मास्टर लू ने बोला, कास्टिंग प्लेटफॉर्म की चमकती आग सीधा ट्वीजर्स में पकड़ी यिन यांग ब्लैक आयरन मदर पर बरस पड़ी। ज़्ज़। इस वक्त मास्टर लू की एक्सक्विजिट फॉर्जिंग के नीचे यिन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर लाल तपक रही थी। फ्लेम्स इंजेक्ट होते ही समुद्री पानी से आग बुझने जैसी आवाज धीरे से सुनाई दी। हू। मास्टर लू ने जल्दी से पसीना पोंछा, फिर बिना रुके राइट हैंड से जोर लगाकर यिन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर को पीटना शुरू कर दिया। हर एक स्ट्राइक के साथ शाओयान महसूस कर रहा था कि यिन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर के अंदर कुछ बदल रहा है। इतनी सारी यिन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर से पता नहीं कितना पावरफुल वेपन बनेगा। मास्टर लू मेटल पीटते हुए सोच रहा था। 1 मिनट बीत गया। शाओयान और मू यिंगिंग वहीं इंतजार कर रहे थे। जितना ज्यादा शाओयान मास्टर लू को फॉर्ज करते देख रहा था, उतना ही ज्यादा उसे लग रहा था कि मास्टर लू अपनी रेप्यूटेशन पर बिल्कुल खरा उतरता है। यिन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर की वैल्यू बेहद ज्यादा थी, लेकिन अगर किस्मत से मास्टर लू ना मिलता तो शायद ये खजाना समुद्र में डूब जाता। आखिर असली खजाना तभी चमकता है जब उसे घिसा और निखारा जाए। ढोंग ढोंग ढोंग। थोड़ी देर बाद मास्टर लू फिर यिन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर को पीट रहा था, लेकिन इस बार उसकी स्पीड और पावर पहले से काफी ज्यादा थी। लगता है कास्टिंग अब सक्सेसफुल होने वाली है। अगला स्टेप कास्टिंग और टेम्परिंग का है, शाओयान ने धीरे से कहा, मास्टर लू के पाम में लाल यिन यांग ब्लैक आयरन मदर को देखते हुए। इस वक्त की लाल यिन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर से शाओयान महसूस कर सकता था कि अगर वो पूरी ताकत से भी अटैक करे तो शायद कोई डैमेज ना हो। वैंग बजिंग। लेकिन अगले ही पल शाओयान के पीछे वाली इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर अचानक बहुत खुशी से वाइब्रेट करने लगी। हैं? शाओयान ने ये अचानक सीन महसूस करके तुरंत भौएं से कोड़ लीं।
ये इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर अचानक क्या कर रही है? स्वॉर्ड इज कमिंग। कुछ सांसें बाद मास्टर लू जोर से बोला और ब्रोकन फायरी स्वॉर्ड सीधा उसके सामने आ गया। रो। ये देखकर मास्टर लू की आंखों में गंभीरता चमकी। यिन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर को फॉर्ज करना सबसे आसान स्टेप था, लेकिन इसी आसान स्टेप में भी मास्टर लू का काफी वक्त लग गया। अगर यहां सारे कास्टिंग टूल्स ना होते तो इसे हैंडल करना सच में मुश्किल था। बूम बूम बूम। मास्टर लू ने सीधा लाल यिन यांग ब्लैक आयरन मदर को ब्रोकन फेरी स्वॉर्ड पर फेंक दिया। वैंग ओम ओम। हालांकि ब्रोकन फेरी स्वॉर्ड एक वेस्ट प्रोडक्ट जैसी लग रही थी, लेकिन जैसे ही यिन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर की चमकती पावर स्वॉर्ड बॉडी पर चिपकी, उसने बहुत ही कड़क आवाज निकाली। ये बुढ़ा तुम्हारी मदद कर रहा है हायर लेवल वेपन बनने में, समझ नहीं आ रहा? मास्टर लू ने ठंडी सांस के साथ बोला और भयानक आरा ब्रोकन इंसेंस स्वॉर्ड की तरफ दौड़ पड़ा। बिल्कुल ठीक। तुम पहले एक फेरी स्वॉर्ड थे, लेकिन डैमेज बहुत ज्यादा है। अब मैं यिन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर को मेन मटेरियल बना रहा हूं और तुम ऑक्सिलरी हो। तुम्हें दोबारा कास्ट किया जा रहा है। उम्मीद है इसमें स्पिरिट पैदा हो, तभी मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मास्टर लू के प्यूपल्स में डिटर्मिनेशन चमक उठी। अगले ही पल मास्टर लू ने सीधा फेरी स्वॉर्ड को कास्टिंग टेबल की फ्लेम्स पर रख दिया। फिर चमकती आग और कुछ मिस्टीरियस पानी लगातार कास्टिंग टेबल पर डालने लगा। ढोंग ढोंग ढोंग। उसने राइट हैंड से फोर्जिंग हैमर उठाया और हर वार फेरी स्वॉर्ड पर गिराया, और मास्टर लू के हर ब्लो के साथ फेरी स्वॉर्ड में जबरदस्त बदलाव आने लगा। बीटिंग के दौरान फ्लेम्स और पानी बार बार ऑल्टरनेट होते हुए इंसेंस स्वॉर्ड पर गिर रहे थे, और इन तीनों पावर्स के मिलकर काम करने से पूरी स्वॉर्ड बॉडी में जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। डोंग डोंग डोंग। कास्टिंग टेबल से लगातार पिटाई की आवाज गूंजने लगी। ये सीनियर की टेक्निक कितनी टेरिफाइंग है। इस वक्त शाओयान ने आंखें खोली और उसके पास खड़ी मू यिंग ने हैरानी से कास्टिंग टेबल पर खड़े मास्टर लू को देखते हुए कहा। हालांकि मू यिंग को फोर्जिंग मास्टर्स की असली ताकत का ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन मास्टर लू की सटल टेक्निक देखकर वो समझ गई थी कि शाओयान ने जो फेरी स्वॉर्ड उसे दी थी उसमें इस वक्त बहुत ही इंजीनियस चेंजेस हो रहे थे। इसका सोर्स था मास्टर लू का रिफाइंड यिन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर को इमॉर्टल स्वॉर्ड में इंजेक्ट करना। ये बात कहने में सिंपल लगती है, लेकिन फेरी स्वॉर्ड की ओरिजिनल स्पिरिचुअलिटी को बिना डिस्ट्रॉय किए यिन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर को इंजेक्ट करना बेहद मुश्किल काम है। बैंग बैंग बैंग। कुछ देर बाद एक सीरीज ऑफ प्लेजेंट आवाजें आईं और फिस्ट साइज्ड लाल यिन यांग ब्लैक आयरन मदर को मास्टर लू ने बड़ी स्किल से फेरी स्वॉर्ड में इंटीग्रेट कर दिया। ब्रोकन फेरी स्वॉर्ड पहले फायरी रेड थी। आखिर वो मॉल्टन वर्ल्ड में काफ़ी टाइम तक रही थी और मॉल्टन स्लरी की पावर से कंटेमिनेटेड थी। लेकिन अब जब मास्टर लू ने यिन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर को दोबारा इंटीग्रेट किया तो फेरी स्वॉर्ड का फायरी रेड धीरे धीरे फेड होने लगा और वो एक सॉफ्ट सिल्वर एंजेलिका गैसी चमक में बदल गई। काफ़ी खूबसूरत। ये इमॉर्टल स्वॉर्ड की शेप भी बदल सकता है। अब शाओयान की बारी थी शॉक होने की। इमॉर्टल स्वॉर्ड की शेप उस वक्त से फिक्स होती है जब वो कास्ट होती है। उसे मॉडिफाई करना ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ है, लेकिन मास्टर लू ने एक्चुअली इमॉर्टल स्वॉर्ड की शेप बदल दी। ये देखकर शाओयान हैरान रह गया। यिन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर का क्रेडिट तो है ही, लेकिन मास्टर लू की कास्टिंग अटेनमेंट शायद पीक पर पहुंच चुकी है। शाओयान ने धीरे से कहा। दोनों ने सिर हिलाया और चुपचाप देखते रहे, वरना मास्टर लू डिस्टर्ब हो जाता और सब बेकार हो जाता। कितने साल हो गए, आखिर मुझे ये स्टेप मिल ही गया। श्यानजैन जन्म ले, श्यानजैन स्पिरिट पैदा हो। मास्टर लू जोर से गरजा। बोलने के बाद उसके हाथ की यिन यांग प्रोफाउंड आयरन मदर का 2/3 हिस्सा यूज हो चुका था और 1/3 से थोड़ा कम बचा था। मास्टर लू ने 2/3 साइज के यिन यांग ब्लैक आयरन मदर से न सिर्फ फेरी स्वॉर्ड को रिकास्ट किया, बल्कि उसके लिए एक परफेक्टली मैचिंग स्कैबर्ड भी बना दिया। फिर भी 1/3 मटेरियल बच गया। टेम्परिंग। मास्टर लू जानता था कि अब फाइनल स्टेप आ चुका है। स्पिरिट सक्सेसफुली गैदर होगी या नहीं, सब कुछ इसी स्टेप पर डिपेंड करता है। जैसे ही मास्टर लू की आवाज गिरी, कास्टिंग प्लेटफॉर्म पर जमा पानी सीधा फेरी स्वॉर्ड की तरफ गरजता हुआ दौड़ा। शिसी। फेरी स्वॉर्ड के अंदर, क्योंकि मास्टर लू ने यिन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर दोबारा जोड़ा था, उसका टेम्परेचर बहुत हाई था। जैसे ही पानी टकराया, स्वॉर्ड बॉडी से तुरंत सफ़ेद धुंध निकल आई। वो वाइट मिस्ट जैसे इंटेलिजेंस रखती हो, काफ़ी टेरिफाइंग। कंडेंस हो जा मेरे लिए। ये देखकर मास्टर लू बिल्कुल अलर्ट हो गया। उसने ठंडी सांस ली और अपनी बॉडी की लाइफ डेथ पावर सीधा वाइट मिस्ट की तरफ भेज दी। वाइट मिस्ट को जैसे खतरा महसूस हुआ और वो हर तरफ पागलों की तरह भागने लगी। जब मैंने तुम्हें बनाया है तो तुम्हें कंट्रोल भी करूंगा। शाओयान की स्टंड आंखों को देखकर मास्टर लू जल्दी से बोला। फिर लाइफ डेथ पावर एक ह्यूज पाम में बदल गई और वाइट मिस्ट को जोर से पकड़ने लगी।
व्हाइट मिस्ट भागना चाहती थी, लेकिन मास्टर लू बहुत पावरफुल था। वो ज़्यादा दूर भाग भी नहीं पाई थी कि सीधा पकड़ी गई। अंदर जा। मास्टर लू बहुत खुश हुआ और व्हाइट मिस्ट को सीधा ठंडी हो चुकी इमॉर्टल स्वॉर्ड में फेंक दिया। वू! व्हाइट मिस्ट ने आवाज़ निकाली, जैसे वो मास्टर लू के रफ बिहेवियर से नाराज़ हो, लेकिन फिर भी उसे ज़बरदस्ती स्वॉर्ड के अंदर डाल दिया गया। इस वक्त फेरी स्वॉर्ड ठंडी हो चुकी थी। बैज से ढकी ब्लेड मू यिंग पर काफ़ी सूट कर रही थी और साइड पर रखा प्योर व्हाइट स्कैबर्ड और भी इम्पोजिंग लग रहा था। लेकिन इमॉर्टल स्वॉर्ड के बॉडी पर मिस्टीरियस रून्स उभर आए थे, जो देखने वालों को कांपने पर मजबूर कर रहे थे। स्वॉर्ड अब स्पिरिट है। अगले पल मास्टर लू ने सीधा स्वॉर्ड से कहा। व्हाइट मिस्ट सीधा स्वॉर्ड के अंदर गायब हो गई और स्वॉर्ड तुरंत वाइब्रेट करने लगी। वोंग वोंग वोंग। पता नहीं क्यों इमॉर्टल स्वॉर्ड ने टेरिफाइंग वाइब्रेशन निकाली और बिना मास्टर लू के कंट्रोल के कास्टिंग टेबल के आसपास उड़ने लगी। डैम, ये चीज़ थोड़ी कंट्रोल से बाहर लग रही है। लगता है ये नियांग प्रोफाउंड आयरन मदर की पावर को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया, मास्टर लू ने मजबूरी में कहा। इस स्टेज पर स्वॉर्ड ऑलरेडी टेम्पर हो चुकी थी। वोंग वोंग वोंग। बैजे से इमॉर्टल स्वॉर्ड कुछ देर उड़ती रही, फिर सीधा मू यिंग के पास आकर रुक गई और उसके साथ परफेक्टली मैचिंग ऑरा छोड़ने लगी। ये मू यिंग इस सडन सीन से थोड़ी हिचकिचा गई, फिर शाओयान की तरफ देखकर बोली, ये इमॉर्टल स्वॉर्ड का मास्टर रिकॉग्नाइज करना है। छोटी लड़की, तुम बहुत अच्छी हो, इमॉर्टल स्वॉर्ड ने तुम्हें चुना है। मास्टर लू हंस पड़ा। मास्टर लू के लिए पावरफुल वेपन्स रखना इंपॉर्टेंट नहीं था। एक कास्टिंग मास्टर का असली गोल होता है और ज़्यादा पावरफुल वेपन्स बनाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फार्मासिस्ट हायर लेवल पिल्स बनाता है। ले लो, इस इमॉर्टल स्वॉर्ड के साथ तुम्हारी स्ट्रेंथ फ्यूचर में और बढ़ेगी, शाओयान मुस्कुराकर बोला। शाओयान महसूस कर सकता था कि ये इमॉर्टल स्वॉर्ड बिल्कुल सिंपल नहीं है, उसे हैंडल करना भी उसके लिए मुश्किल हो सकता है। और अभी जो व्हाइट मिस्ट थी वो क्लियरली मास्टर लू की यून फोर्जिंग से बनी स्वॉर्ड स्पिरिट थी। जिस फेरी स्वॉर्ड में आर्टिफैक्ट स्पिरिट हो और जिसमें ना हो, दोनों की पावर में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल, देख नहीं रहे किसने बनाया है, मास्टर लू ने गर्व से कहा। बाकी बची ये नियांग मिस्टीरियस मदर उसने खुद रख ली। अब जब इमॉर्टल स्वॉर्ड कंप्लीट हो गई है तो बिना नाम के कैसे चलेगा? छोटी लड़की, एक नाम रख दो, मास्टर लू ने अचानक कहा। नाम? मू यिंग ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसने बैज से ब्लेड को पकड़कर कुछ बार हवा में घुमाया। तुरंत एक शार्प स्वॉर्ड एनर्जी तीनों के सामने उभर आई। ब्लेड का बॉडी एंजेलिका जैसा स्मूथ। क्यों ना इसका नाम फ्रॉस्ट स्नो रखें? मू यिंग की आईलैशेस हल्की सी हिली। उसने शाओयान की तरफ देखकर पूछा, क्लियरली उसकी राय चाहिए थी। फ्रॉस्ट स्नो, तलवार बिल्कुल इंसान जैसी। ठीक है, मास्टर लू ने तुरंत ताली बजाई। उसका एक्सप्रेशन बहुत खुश था। नॉर्मली जो वेपन्स वो बनाता था उनका नाम वो खुद रखता था, लेकिन सामने वाले दोनों की आइडेंटिटी स्पेशल थी, इसलिए उन्हें ही नाम रखने दिया। चलो, शाओयान ने हल्का सा सिर हिलाया और तुरंत मू यिंग के साथ अंडरग्राउंड पैलेस के सेकंड फ्लोर से गायब हो गए। दोनों सीधा थर्ड फ्लोर की तरफ बढ़ गए। इस वक्त मास्टर लू अपनी खुशी में डूबा हुआ था, इसलिए उसने शाओयान और उनकी परवाह नहीं की। इतनी ज़बरदस्त फेरी स्वॉर्ड पहले फ्लेम्स और मॉल्टन लावा में डूबी हुई थी। अगर कोई फायर एट्रीब्यूट वाला उसे यूज़ करे तो एक ही स्लैश में लोगों को काट सकती है। आखिर मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं मास्टर लू स्पिरिट कंटेन कर पाऊंगा। इमॉर्टल लेवल कास्टिंग मास्टर बनने से अब मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ। बैटल थ्रू द हेवेंस के गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 893, द फोर्थ फ्लोर ऑफ द अंडरग्राउंड पैलेस। शाओयान और उन दोनों के जाने के बाद अंडरग्राउंड पैलेस का सेकंड फ्लोर फिर से शांत हो गया, लेकिन मास्टर नालू अभी भी अंधेरे में है। उसे अभी तक सच्चाई का पता नहीं है। जब उसे सब पता चलेगा उसका चेहरा कैसा होगा कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी मास्टर नालू को ये नियांग प्रोफाउंड आयरन मदर का एक छोटा हिस्सा मिल चुका है। शायद जल्दी ही उसके हाथों से एक पावरफुल डिवाइन वेपन पैदा होगा। इस अंडरग्राउंड पैलेस के थर्ड फ्लोर पर जो पावर हाउस है वो 8 स्टार डू एम्परर कॉन्स्यूमेशन है और गार्डियन के कहने के मुताबिक ये अंडरग्राउंड पैलेस किंग श्वैनलिंग ने उनके लिए हैबिटाट के रूप में बनाया था। बदले में उन्हें सिर्फ तब मदद करनी होती है जब श्वैनलिंग रॉयल फैमिली डेंजर में हो। फैन कियान की पार्टी अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर और गहरा जा रही थी। रास्ते में जूजिन ने फैन तियान से कहा, उसे गार्डियन की बात पर शक था। आखिर जूजिन और किंग श्वैनलिंग पुराने दुश्मन थे। वो जानता था कि किंग श्वैनलिंग अपने गोल्स के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मुझे डर है कि ये अंडरग्राउंड पैलेस किंग श्वैनलिंग का एक सीक्रेट है। वैसे भी ये अंडरग्राउंड पैलेस पहले तियान मुयू क्लैन का डोमेन था, लेकिन श्वैनलिंग रॉयल फैमिली ने इसे कब्जा कर लिया और तियान मुयू क्लैन को श्वैनलिंग एम्परर ने मिटा दिया। इसलिए शायद इस अंडरग्राउंड पैलेस के सीक्रेट्स तियान मुयू क्लैन से ज़्यादा कोई नहीं जानता। अफसोस की बात है, फैन तियान ने सिर हिलाकर कहा। उसके अफसोस का मतलब सबको समझ आ गया। अगर तियान मुयू क्लैन अभी भी होता तो शायद अंडरग्राउंड पैलेस के कॉम्प्लेक्स टेरेन की वजह से एनिमीज से बचना आसान होता। तियान मुयू फिश क्लैन वाकई। जूजिन ने हल्की सी सांस छोड़ी।
लेकिन हेवन एंड अर्थ के दो एल्डर्स मुक्सूजी और किंग लाओ काफी शांत थे। सिर्फ टेम्पल मास्टर लिंगमेंग शैंग जाने को तैयार नहीं था। आखिर इस अंडरग्राउंड पैलेस के 4th फ्लोर पर क्या है? मुझे ये फीलिंग इतनी फेमिलियर क्यों लग रही है? ये इतनी इंटीमेट सी क्यों लग रही है? जैसे लिंगमेंग शैंग ने शक से कहा। इस वक्त उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेंगशैंग, क्या हुआ तुम्हें? फैन तियान ने सबसे पहले उसकी हालत नोटिस की। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये 4th फ्लोर मुझे बहुत फेमिलियर लग रहा है, लिंगमेंग शैंग ने भौवें से कोड़कर कहा और 4th फ्लोर की तरफ तकने लगा। तुम्हें फेमिलियर फीलिंग? फैन तियान धीरे से बोला। अपनी इनॉर्मस स्ट्रेंथ के साथ उसने कुछ न कुछ जरूर महसूस किया था। चलो पहले 4th फ्लोर के एंट्रेंस तक चलते हैं। थोड़ी देर बाद फैन तियान ने कहा। उसके दिल में अजीब सा एहसास था, लेकिन वो अभी श्योर नहीं था। अगर उसकी फीलिंग सही हुई तो शायद इस बार लिंगमेंग शैंग के दिल की गिरह खुल जाएगी। लिंगमेंग शैंग ने हाँ की। उसने फैन तियान को इतना ईगर पहले कभी नहीं देखा था। हेवन एंड अर्थ के एल्डर्स भी एक दूसरे को देखकर तुरंत पीछे चल दिए। अंडरग्राउंड पैलेस ऊपर से नीचे तक लेयर्ड स्ट्रक्चर में था। हर लोअर फ्लोर एक कनेक्टेड लैडर से जुड़ा हुआ था। 3rd फ्लोर क्रॉस करने के बाद सब 4th फ्लोर पर पहुंचे। यहां एक कलरलेस हेलो दिखाई दिया। यही एंट्रेंस था। कई पावरफुल लोग बिना हिचकिचाहट के उस हेलो में घुस गए। आवाज के साथ सब लोग 4th फ्लोर के हेलो में गिर पड़े। हेलो बहुत सॉफ्ट था, बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव नहीं। इससे सब लोग हैरान हो गए। लेकिन ये सब ऑर्डिनरी लोग नहीं थे। उन्होंने जल्दी ही अपना काम वापस पा लिया और आगे बढ़ने लगे। नॉर्मली अंडरग्राउंड पैलेस के हर फ्लोर पर हैवी गार्डिंग होनी चाहिए, फिर ये 4th फ्लोर इतना शांत क्यों? सबके डाउट्स खत्म भी नहीं हुए कि उनकी आंखें चमक उठी। उनके सामने एक खूबसूरत नज़ारा उभर आया। उनके सामने एक ह्यूज रिवर थी। रिवर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में डिवाइडेड थी और बीच में एक बहुत ही स्पेक्टैकुलर वाटरफॉल था, बिल्कुल गल्फ जैसा। सिर्फ रिवर के पास खड़े होने से ही शरीर कांप उठता था। इस अंडरग्राउंड पैलेस का 4th फ्लोर वाकई मिस्टीरियस है। जूजिन खुद को रोक नहीं पाया। अपनी डो फॉर्मेशन मास्टर वाली स्पेशल स्पिरिचुअल पावर से वो महसूस कर सकता था हर जगह डेंजर छिपा हुआ है, कोई आ रहा है। सब लोग रिवर के पास की कीचड़ में खड़े थे। तब रिवर के बॉटम से हल्की सी आवाज आई। अजीब आवाज आई, इतनी कि डो जियान लेवल के फैन तियान को भी पहले नोटिस नहीं हुआ। प्रिंसेस अब कहाँ है? रिवर का पानी थोड़ा गंदा था, इसलिए क्लियरली दिख नहीं रहा था। आवाज फिर आई, प्रिंसेस अभी वाटरफॉल के पीछे है। दूसरी आवाज बोली, जल्दी प्रिंसेस को ले आओ। मैंने सोचा नहीं था कि हमारे किंग ने प्रिंसेस ख्वान मूचिंग को इतनी गहराई से छुपाया होगा। फिर भी उस कमीने लिंगमेंग शैंग ने ढूंढ लिया। वाह ठीक है, इस वक्त यहाँ जो गार्डियन है वो मैथ पर ध्यान दे रहा है। जैसे ही वो मैथ सॉल्व कर लेगा तब हम पर हमला होगा। तब तक हमारे पास टाइम है। वाइस बोली, भाई तुम कहना क्या चाहते हो? दूसरी आवाज समझ गई, चलो इन 7 लोगों में से कुछ बहुत ही टेरिफाइंग है, शायद मैं उनका मुकाबला भी न कर पाऊं। आवाज शांत हो गई। एक शैडो जैसी फिगर रिवर में धीरे धीरे बहते हुए सीधा वाटरफॉल की तरफ चला गया। क्या यह मेरी गलतफहमी थी? रिवर हल्का सा हिला। फैन तियान ने ध्यान से देखा, लेकिन कुछ गलत ना देखकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वाटरफॉल के पीछे कुछ है जो रिवर के साथ नीचे जा रहा है। फैन तियान की नजर बहुत तेज थी, उसने तुरंत नोटिस किया। वही है उस आउरा का सोर्स। अचानक लिंगमेंग शैंग जोर से चिल्लाया। एक बहुत फेमिलियर आउरा वाटरफॉल के पीछे से आ रही थी। इस वक्त रिवर का अपस्ट्रीम सबसे कई 100 मीटर ऊपर था, डाउनस्ट्रीम सबके बराबर लेवल पर, और बीच का 100 मीटर वाटरफॉल रिवर को काटकर नीचे गिरा रहा था। सब लोग संभल कर रिवर के पास बढ़ने लगे। वो सच जानना चाहते थे। लेकिन रिवर के पीछे वाटरफॉल के अंदर एक अलग ही जगह थी। ये कई 100 स्क्वायर मीटर का एक ह्यूज हिडन स्पेस था। बैम्बू हाउसेज और महंगी चीजें दिख रही थीं। यहां क्लियरली कोई रहता था। एक बैम्बू हाउस के अंदर एक औरत बैठी थी। वो सिंपल कपड़े पहनी हुई थी, लेकिन कपड़ों पर गोल्डन थ्रेड्स थे। क्लियरली वो कोई ऑर्डिनरी औरत नहीं थी। वो चुपचाप बैठी थी, आंखें बिल्कुल खाली, जैसे एक जिंदा लाश हो। उसके सामने एक पिक्चर स्क्रॉल थी। स्क्रॉल में एक बर्ली आदमी 2 छोटी लड़कियों को पकड़े हुए था। दोनों छोटी लड़कियां उस आदमी के आसपास हंसते हुए घूम रही थीं। बहुत इंटीमेट सीन था। प्रिंसेस, दवाई लेने का टाइम हो गया है। तभी एक मेड बाहर से आई। उसने धीरे से दरवाजा खोला और हाथ में एक डेलिकेट टी सेट पकड़े हुए था। क्लियरली कुछ पिलाने के लिए था। मैं बीमार नहीं हूं, मुझे नहीं लेना। प्रिंसेस ने मेड की तरफ तक ना देखा। उसने यार्ड जैसी उंगलियों से पिक्चर स्क्रॉल को मजबूती से पकड़ रखा था, छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका बॉडी बिल्कुल कमजोर लग रहा था और उसकी आउरा भी बिल्कुल ठीक नहीं थी। छे, ये प्रिंसेस ख्वान मूचिंग कितनी नखरे वाली है। रिवर के बॉटम वाली आवाज बैम्बू हाउस से कुछ डजन मीटर दूर फिर से सुनाई दी। अगला पल वो आवाज एक फिगर में बदल गई और सीधा बैम्बू हाउस की तरफ चल दिया।
दरवाजे पर 3 हल्की दस्तक हुई और फिर बैम्बू बिल्डिंग के बाहर धीरे से एक फिगर नजर आया। माय लॉर्ड। अंदर वाली मेड ने देखा कि प्रिंसेस श्वेन ने दवाई नहीं ली और वो परेशान थी। तभी ये लॉर्ड आ गया जो उसके लिए राहत जैसा था, इसलिए वो तुरंत दरवाज़ा खोलने चली गई। शाओचिंग, तुमने मेहनत की, तुम पहले नीचे जाओ। आने वाले आदमी ने हल्का सा कहा और तुरंत मेड के हाथ से पोषण ले लिया। जी। मेड ने आदमी को हल्का सा सल्यूट किया और तुरंत बाहर निकल गई। ये बैम्बू बिल्डिंग वाटरफॉल के अंदर छिपी हुई है, बहुत कम लोग इसे ढूंढ सकते हैं और यहाँ सिर्फ प्रिंसेस श्वेन मोकिंग रहती है। प्रिंसेस श्वेन। आने वाले आदमी ने मेड को जाते हुए देखा, एक कदम आगे बढ़ा और बोला, श्वेनिन श्वेनयांग, तुम दोनों भाई मुझे कब बाहर जाने दोगे? पतली और नाजुक औरत ने मेड के जाने के बाद खड़े होकर आदमी की तरफ देखा। उसका चेहरा बहुत ज्यादा पीला था और उसने गुस्से से कहा, श्वेनिन और श्वेनयांग वही 2 लोग हैं जो अभी रिवर के नीचे थे। दोनों भाई हैं। उनका श्वेनलिंग रॉयल फैमिली से कोई खून का रिश्ता नहीं, लेकिन जब वो मरने वाले थे तब किंग श्वेनलिंग ने उन्हें बचाया था। किंग श्वेनलिंग ने बहुत बड़ी कीमत चुकाकर उन्हें पाला पोसा, इसलिए दोनों यहाँ आ गए, एक तो अंडरग्राउंड पैलेस के 4th फ्लोर की रक्षा करने और दूसरा प्रिंसेस श्वेन मोकिंग की हिफाजत के लिए। श्वेनिन बड़ा भाई 9 स्टार डौडी जिसका स्ट्रेंथ बदल चुका है। श्वेनयांग छोटा भाई 8 स्टार डव एम्परर कंज्यूमेशन जो 9 स्टार डव एम्परर से सिर्फ 1 कदम दूर है। प्रिंसेस, आप इतनी परेशान क्यों हैं? आने वाला व्यक्ति उसका छोटा भाई श्वेनयांग था। ब्लू कपड़े पहने हुए बैलेंस्ड बॉडी वाला श्वेनयांग हल्की मुस्कान के साथ बोला, जो मैं सोच रही हूं तुम्हें नहीं पता। मेरी बीमारी सब उसकी वजह से है। अगर मुझे ठीक करना है तो मुझे जाने दो और मैं उसे ढूंढूंगी। श्वेन मोकिंग की आंखों में आंसू भर गए। उसने उस दिन के पावरफुल आदमी को याद किया जो 2 छोटी लड़कियों को गोद में लिए हुआ था। उसका दिल दर्द से भर गया। एक माँ अपनी बेटी के पास कैसे ना हो? प्रिंसेस, ये पूरी तरह से बड़े भाई की गलती नहीं है। अगर किंग श्वेनलिंग ने ये ना कहा होता कि आपको डिलीवरी के वक्त एक्सीडेंट हो गया और फेंगशैंग पवेलियन को धोखा देने के लिए नाटक ना किया होता तो शायद। लेकिन मेरी मौत की खबर सुनकर वो कितना टूट गया होगा। इस पल श्वेन मोकिंग के दिमाग में सिर्फ एक ही फिगर था। वो फिगर है आज का फेंगशैंग पवेलियन का हॉल मास्टर लिंग मंग सिंह। जब श्वेन मोकिंग लिंग श्वेन को जन्म दे रही थी तब लिंग मंग सिंह बर्निंग इंसेंस पवेलियन के मिशन पर था और उसके पास नहीं था। लिंग श्वेन और मरी हुई श्वेन मू की लाश को एक साथ देखा गया। हालांकि लिंग मंग सिंह ने इसे कभी सच नहीं माना, लेकिन सबूत सामने थे, उसे मानना पड़ा। प्रिंसेस, जब आप जन्म दे रही थी तब आप उस शैतानी चीज से इन्फेक्टेड हो गई थी। किंग श्वेनलिंग ने ये सब आपकी भलाई के लिए किया। लिंग मंग सेंग ईविल पावर से नफरत करता है। अगर उसे पता चल गया तो शायद। बात जारी रखी। सही है। मैंग सेंग हमेशा जिद्दी रहा है। श्वेनमू ने श्वेनयांग की बात सुनकर अपना सफेद माथा छुआ। इसी पल उसके माथे पर एक साफ ब्लड स्टेन धीरे से उभर आया। उस ब्लड स्टेन से एक बेहद ईविल ऑरा निकल रही थी। ये घोस्ट जैसी ठंडी ऑरा नहीं थी, ये बिल्कुल एलियन रेस जैसी बेहद खतरनाक थी। अगर शाओयान यहाँ होता तो तुरंत पहचान लेता, ये एक ब्लड कर्स है और ये ब्लड कर्स ब्लड डीमन क्लैन का लग रहा है। प्रिंसेस, किंग श्वेनलिंग आपसे मिलना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद जब प्रिंसेस श्वेन मोकिंग शांत हो गई तो श्वेनयांग ने कहा, इंपीरियल भाई, वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? श्वेन मोकिंग हैरान हो गई। उस वक्त जब वो इस खूनी ब्लड कर्स से घिरी हुई थी तब उसके अपने इंपीरियल भाई के पास भी कोई हल नहीं था, इसलिए उसकी मौत का नाटक रच दिया गया। तब से लेकर अब तक 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन शायद ये आपके बॉडी के ब्लड कर्स से रिलेटेड है। श्वेनयांग को भी ब्लड कर्स के बारे में कुछ पता था। दोनों भाइयों और किंग श्वेनलिंग के रिश्ते को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि किंग श्वेनलिंग का फॉरेन ईविल रेस के साथ कोऑपरेशन का बड़ा रीज़न इसी ब्लड कर्स को सॉल्व करना ही था। एलियन ब्लड कर्स उन्हें बहुत पावर देता है, लेकिन हर यूज़ के साथ वो उनकी इंसानियत को खा जाते हैं। आखिर में वो ईविल रेस के किलिंग टूल्स बन जाते हैं। इसलिए किंग श्वेनलिंग का घोस्ट वर्ल्ड और सोल क्लैन से कोऑपरेशन तोड़ना शायद इसी ब्लड कर्स से जुड़ा है। क्या यह बात सच है? श्वेन मोकिंग तुरंत उत्साहित हो गई। जब तक उसके बॉडी का ब्लड कर्स ठीक हो सकता है तब उसका इंपीरियल भाई उसे मैंग सैंग से मिलने से नहीं रोकेगा। अपने लवर और बेटी से मिलने का सोचकर श्वेन मोकिंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चलो। इस वक्त श्वेन मोकिंग ने जल्दी से पोषण पी लिया और बाहर की तरफ बढ़ गई। चलो। श्वेनयांग तुरंत पीछे हो लिया। बड़े भाई के कहने के मुताबिक इन लोगों का टारगेट प्रिंसेस ही है और उनमें से एक लिंग मेंगसेंग जैसा लगता है, इसलिए उन्हें कामयाब नहीं होने देना, श्वेनयांग ने कहा और उसके बॉडी से तेज वाइटैलिटी फूट निकली जिसने प्रिंसेस श्वेन मोकिंग को लपेट लिया।
श्वेनयांग, तुम क्या कर रहे हो? मैं प्रिंसेस हूँ, श्वेनमू गुस्से से बोली। 20 साल से वो बैम्बू बिल्डिंग में बंद थी। अगर उसके दिल में उम्मीद ना होती तो शायद वो कब की टूट गई होती। प्रिंसेस, मैं श्वेनयांग कुछ कह ना सका और मजबूरन अपनी लाइफ फोर्स वापस ले ली। 20 साल से मैं बैम्बू बिल्डिंग में बंद हूँ, अब जब मुझे बाहर फ्रेश एयर लेने का मौका मिला है, तुम ये भी नहीं दोगे? श्वेनमू का पीला चेहरा नाराज था। छोटा गुनहगार हिम्मत नहीं करता, श्वेनयांग ने मजबूरन कहा और पीछे हो लिया। इस वक्त श्वेनमुकिंग और श्वेनयांग वाटरफॉल के एग्जिट की तरफ बढ़ रहे थे, जबकि फेंटियन और उसकी टीम आसमान में बड़े वाटरफॉल के ऊपर तैर रहे थे, एंट्रेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कुछ मिला? जूजिन पानी में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए इतनी तेज वाटरफॉल पर तैरते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अभी नहीं, फेंटियन ने सर हिलाकर कहा। पता नहीं क्यों ये वाटरफॉल बहुत अजीब लग रहा था। फेंटियन भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। हमें भी नहीं मिला, हेवन और अर्थ के दोनों एल्डर्स ने भी बेबस होकर कहा। मुझे भी नहीं मिला, क्ली और मुक सूजी ने एक साथ कहा। मैं नीचे जाकर देखता हूँ। लिंग मंग सेंग ने चुपके से सर हिलाया और वाटरफॉल के नीचे की तरफ उतरने लगा। और जैसे ही लिंग मंग सेंग वाटरफॉल के बीच तक पहुंचा, एक बुरी सी आवाज अचानक गूंज उठी। श्वेनयांग, ये इडियट प्रिंसेस को फ्रंट एग्जिट से कैसे ले जा सकता है? नदी के तल पर तैरता हुआ श्वेनयांग सीधा बोल पड़ा। वो क्या है? लिंग मंग सेंग वाटरफॉल के बीच में रुक गया और बीच के एक वाटर स्ट्रीम को घूरने लगा, जैसे कुछ बाहर आने वाला हो। बैटल थ्रू द हेवंस, द गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 895। स्वेनिन का हमला। पवेलियन मास्टर, क्या लिंगमेंगशेंग ठीक रहेगा? इस वक्त भीड़ वाटरफॉल के ऊपर खड़ी थी। नीचे लिंगमेंगशेंग को देखते हुए बुढ़े ने खुद को रोक ना पाया और पूछ लिया। शायद ठीक ही होगा, फेंतियान ने कहा, और फिर उसकी नज़र लिंगमेंगशेंग पर टिक गई ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। वैसे लिंगमेंगशेंग का टेम्परामेंट और टैलेंट हम सब में शायद सबसे बेस्ट है। अगर वो बात ना होती तो शायद उसकी करंट स्ट्रेंथ कब की। इस वक्त जूजिन अचानक बोल पड़ा। रेमू के लिए चाहे बैम्बू एम्बर्स कितना भी एरोगेंट हो, उसे भी मानना पड़ता है। लिंगमेंगशेंग बर्निंग इंसेंस पवेलियन का वो पावर हाउस माना जाता है जो पवेलियन मास्टर के बाद डो सियान तक एडवांस करने का सबसे ज्यादा चांस रखता है। इस वक्त उसकी स्ट्रेंथ डो डी के पीक पर पहुंच चुकी है। अगर स्वेन म्यू किंग की वजह से उसका मन ना उलझा होता तो शायद वो कब का हाफ एमिटेरियल या इवन डो सियान बन चुका होता। सबके बोलने के बाद माहौल फिर शांत हो गया, लेकिन वो लोग खड़े नहीं रहे। वो इधर उधर घूमकर वाटरफॉल की अजीब बात को समझने की कोशिश करने लगे। यहाँ का वाटरफॉल इतना अलग क्यों लग रहा है? ये क्या है? लिंगमेंगशेंग ने शक भरी नजर से अपने सामने बहते पानी को देखा। ये जगह दूसरी जगहों से अलग थी। भूम भूम भूम। जैसे ही लिंगमेंगशेंग की पाम तेज पानी से टकराई, एक जबरदस्त फोर्स पानी से निकली। स्पष्ट था कि डो डी पीक जितना पावरफुल लिंगमेंगशेंग भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था। जब उसका हाथ वाटरफॉल के पानी में डूबा, एक जबरदस्त पावर तुरंत एक्टिवेट हुई और उसने ध्यान से चेक किया कि सामने वाली जगह में क्या फर्क है। यहाँ कोई सीक्रेट पैसेज है। इस वक्त लिंगमेंगशेंग लगभग कंफर्म कर चुका था कि जहां वो खड़ा है वही वाटरफॉल के पीछे जाने वाली मिस्टीरियस जगह है। उस मिस्टीरियस जगह से एक ऐसी और आ रही थी जो उसे बेहद फेमिलियर लग रही थी। उसे लगता था कि ऐसी फीलिंग सिर्फ उसकी 2 बेटियों से आती है, लेकिन वो गारंटी कर सकता था कि दोनों यहाँ नहीं है। लेकिन उनके अलावा कौन हो सकता है जो उसे ऐसा फील करा रहा हो, ये वो याद नहीं कर पा रहा था। देर हो रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो यह आदमी वाटरफॉल के पीछे की जगह ढूंढ लेगा। इन लोगों की स्ट्रेंथ भले ही अनफैथमेबल हो, लेकिन प्रिंसेस की सेफ्टी के लिए हमें एक्शन लेना पड़ेगा। नदी के तल में छुपा स्वेनिन अंधेरे चेहरे के साथ बोला। आओ। लिंगमेंगशेंग वाकई डेयरिंग आदमी था। वो तुरंत अंदर घुसने को रेडी हो गया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी पावर थोड़ी सी सर्कुलेट की, सामने के वाटरफॉल से तेज पानी का फ्लो फूटकर उस पर हमला कर दिया। हालांकि लिंगमेंगशेंग के दिल में उलझन थी, लेकिन वो अभी भी डो डी पीक पावर हाउस था। इतने सिंपल अटैक को उसने बस स्लीव हिलाकर मिटा दिया। कौन है? बाहर निकलो। इस वक्त लिंगमेंगशेंग का दिल उस मिस्टीरियस ऑरा से भरा हुआ था और उसका मूड भी थोड़ा हिल गया। बाहर निकल जाओ, ये जगह तुम्हारे आने की नहीं है। अटैक करने वाला स्वेनिन सामने नहीं आया। कुछ स्पेशल पावर की मदद से वो पूरे वाटरफॉल में छुपकर रेमू सेंग से बोला। स्वेनिन की स्ट्रेंथ 9 स्टार डो डी तक पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी सामने के मिडिल एज्ड आदमी को देखकर उसे बेबसी महसूस हो रही थी। इसीलिए वो बिना सोचे सामने आना नहीं चाहता था। इस वाटरफॉल के पीछे क्या है? मुझे अंदर जाके देखने दो। लिंगमेंगशेंग ने तुरंत महसूस किया कि सामने छुपा आदमी 4th फ्लोर का गार्डियन है, लेकिन वो ज्यादा हैरान नहीं हुआ। ऑरा से देखकर उसने समझ लिया कि उसकी स्ट्रेंथ उससे कम है, इसीलिए वो डरा नहीं। अंदर फॉरबिडन प्लेस है, जो भी अंदर घुसेगा मर जाएगा। स्वेनिन की ठंडी और कातिल आवाज धीरे से गूंजी, साथ ही तेज किलिंग इंटेंट फैल गया।
मर जाएगा? किसकी मौत होगी ये कहना मुश्किल है। तुम इतनी शिद्दत से प्रोटेक्ट कर रहे हो तो मुझे तो जरूर अंदर देखना पड़ेगा। एक्सेप्ट दिस। लिंगमिंग शेंग ने बिना स्विनीन को मौका दिए अपनी पाम उठाई। ब्लैक और वाइट लाइफ डेथ पावर तुरंत मर्ज हुई और सीधा वाटरफॉल एंट्रेंस पर शूट कर दी। क्रैश। इस टेरिफाइंग अटैक ने बड़े बड़े वेव्स खड़े कर दिए। गिरती हुई लहरों की पावर इतनी थी कि 8 स्टार डो एम्परर को भी हैवी इंजरी हो सकती थी। क्या हो रहा है? फेन थियान ने अभी अभी नीचे से फाइटिंग की आवाज महसूस की। वो तुरंत वाटरफॉल की तरफ तेज गति से बढ़ा। जू जिन और बाकी सबने एक दूसरे को देखा और तुरंत पीछे चल दिए। लाइफ डेथ पावर, डो डी पीक पावर हाउस। इस वक्त वाटरफॉल में छुपे स्वेनीन का चेहरा बहुत खराब हो गया। अभी लिंगमिंग शेंग का पावरफुल स्ट्राइक उसने मुश्किल से डॉज किया था, लेकिन स्वेनीन जानता था कि अगर लिंगमिंग शेंग सच में मारना चाहता तो एक ही ब्लो में उसका काम तमाम हो जाता। अभी वाला अटैक सिर्फ वार्निंग था। अभी मैंने तुम्हें सिर्फ वार्निंग दी है। तुम्हारी स्ट्रेंथ मेरे सामने काफ़ी नहीं है, इसीलिए बेहतर है पीछे हट जाओ। चिंता मत करो, मैं लिंगमिंग शेंग कभी बिना वजह लोगों को परेशान नहीं करता। मैं बस अंदर जाके कुछ कंफर्म करना चाहता हूँ। लिंगमिंग शेंग के बोलते ही ब्लैक वाइट लाइफ डेथ पावर फिर से उभर आई और वो वाटरफॉल एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लगा। वैसे ही ये लिंगमिंग शेंग ही है। सोचा नहीं था उसकी स्ट्रेंथ डो डी पीक तक पहुंच गई है, लेकिन नहीं, चाहे जीत ना पाऊं फिर भी लड़ना पड़ेगा। स्वेनीन के हैंडसम चेहरे पर डिटर्मिनेशन चमका। उसकी लाइफ डेथ पावर फूट पड़ी। ब्लैक डेथ पावर काफी वीक थी। साफ था कि वो अभी अभी 9 स्टार डो एम्परर बना है। मर जाओ। स्वेनीन की पाम में भयंकर अटैक जमा हुआ और वो सीधा रेमू पर टूट पड़ा, जो वाटरफॉल एंट्रेंस में घुसने वाला था। तुम मौत को बुला रहे हो। लिंगमिंग शेंग का टेम्पर अच्छा था, लेकिन वार्निंग के बाद भी स्वेनीन ने हमला किया। लिंगमिंग शेंग ने पाम उठाई। एक पावरफुल फाइटिंग टेक्निक तुरंत बनी। आग के ड्रैगन जैसी वेव उसकी पाम में बनी और सीधा स्वेनीन पर चली गई। रुको। जैसे ही लिंगमिंग शेंग की आंखों में ठंडी चमक आई और वो स्वेनीन को खत्म करने वाला था, वाटरफॉल के पीछे से एक मीठी औरत की आवाज अचानक गूंज उठी। उस आवाज के साथ ही रेमू सेंग का दिल जोर से धड़का और उसकी नजर तुरंत वाटरफॉल की तरफ मुड़ गई। वहां एक खूबसूरत सा साया खड़ा था। उसकी सिंपल ड्रेस गोल्डन लेस से सजी थी। उसके पीले चेहरे पर आंखों के कोने से मोती जैसे आंसू चमक रहे थे। ये चेहरा बिल्कुल वही था जिसे वो दिन रात याद करता था। क्विंगर। लिंगमिंग शेंग सब कुछ भूल सा गया और उसकी आंखें स्वेन म्यू किंग पर जम गईं। Battle Through the Heavens Got the Flame Emperor Episode 896 4th Grade Blood Curse। चिंगर, क्या सच में तुम हो? ये कोई इल्यूजन नहीं है। मैंने नहीं सोचा था कि जिंदगी में तुम्हें फिर देख पाऊंगा। ये सच में बहुत अच्छा है। लिंगमिंग शेंग पूरी तरह भूल चुका था कि वो अभी भी बैटल में है। एक पल में सब कुछ गायब हो गया। उसके होठों के कोने पर एक कड़वी सी मुस्कान आई और वाटरफॉल में खड़ी वो शक्ल वही थी जिसके बारे में वो दिन रात सोचता था। नहीं चाहिए। जुएन मूचिंग इस वक्त बहुत शौक में थी। उसे नहीं पता था कि लिंगमिंग शेंग उसके सामने क्यों आ गया, लेकिन अगले ही पल उसने एक भूत जैसी परछाई को लिंगमिंग शेंग की तरफ झट से बढ़ते देखा। उस पर भयानक फ्लक्चुएशंस थे। वो खुद भी उसे रोक नहीं सकती थी, फिर भी उसने अपनी बॉडी की तड़प को दबाकर स्पीड बढ़ाई, कुछ करने की कोशिश की। अब रोकना देर हो चुकी है। इस वक्त ज़ुएन यिन ने प्रिंसेस की बात सुनी और रुकना चाहा, लेकिन अब मुमकिन नहीं था। भयानक अटैक सीधा लिंगमिंग शेंग पर जा लगा और उस वक्त रेमू शेंग बिल्कुल बेहिफाजत स्टंड हालत में था। पुफ पुफ, रेमू शेंग के मुंह से सीधा खून निकल पड़ा। इस अटैक के बाद उसकी ऑरा भी थोड़ी कमजोर हो गई। कितने बेवकूफ हो तुम। अगले ही पल एक खूबसूरत साया सीधा लिंगमिंग शेंग के पास आया और उसने अपने जेड जैसे हाथ से उसे धीरे से थाम लिया। मैं क्या सपना देख रहा हूं? लिंगमिंग शेंग ने उस फेमिलियर आवाज को सुनकर हैरानी से कहा, लेकिन बॉडी का दर्द और सामने वाली शक्ल की गर्मी ने उसे यकीन दिला दिया। फिर भी वो हैरान रह गया। इन सालों में बहुत मेहनत की तुमने। सपना? ज़ुएन मूचिंग के पीले चेहरे पर खुशी की लहर उभरी, लेकिन कुछ देर बाद वो गिल्ट में बदल गई। लिंगमिंग शेंग, इतने साल तुम कहाँ थीं? मैंने तुम्हें ढूंढने में बहुत मुश्किल झेली। लिंगमिंग शेंग का शानदार जिस्म हल्की सी कांप उठा। ये सब सच है या भ्रम, वो कंफर्म करना चाहता था। मैं इस वक्त ज़ुएन मूचिंग कुछ कहने में झिझक रही थी। जैसे ही थोड़ी देर बाद फेन टियान और उसकी टीम भी यहां पहुंच गई। उन्होंने ज़ुएन मूचिंग को लिंगमिंग शेंग को गले लगाते देखा और तुरंत संतुष्टि भरी मुस्कान छोड़ दी। लेकिन ज़ुएन मूचिंग की बॉडी में ये अजीब ऑरा क्यों है? फेन टियान कौन था? उसने पहली नज़र में ही फर्क पकड़ लिया और तुरंत बोला, लगता है इसमें किसी एलियन रेस की स्मेल है। इस वक्त जू जिन खुद को रोक नहीं पाया। जू जिन, बकवास बंद करो। चावल गलत खा सकते हो लेकिन बकवास मत करो। लिंगमिंग शेंग ने तुरंत डांट दिया। इतनी मुश्किल से अपनी बीवी मिली है और ये बैम्बू एम्बर। लेकिन अगले ही पल जू जिन की बात धीरे से ज़ुएन मूचिंग के कानों तक पहुंच गई। मिंग शेंग, मास्टर जू जिन सही कह रहे हैं। मैं सच में
ज़ुएन मूचिंग ने खुद को शांत दिखाते हुए जिद से लिंग मेंगशेंग की तरफ देखा। उसे पता था ये बात छिप नहीं सकती, जल्द या देर रे मूशेंग को पता ही चल जाता। ये कैसे हो सकता है? लिंग मेंगशेंग का जिस्म हिल गया। वो अविश्वास से ज़ुएन मूचिंग को देखने लगा। लिंग मेंगशेंग, ये मुसीबत है, उसकी स्ट्रेंथ 2D पीक तक पहुंच चुकी है। लगता है इस बार हमारा मिशन फेल हो जाएगा। ज़ुएन यिन ने अपने छोटे भाई ज़ुएन यांग से कहा, बिग ब्रदर, चाहे जो हो, प्रिंसेस ज़ुएन को लिंग मेंगशेंग के साथ नहीं जाने दे सकते। और लिंग मेंगशेंग के नेचर को देखकर अगर उसे प्रिंसेस की बॉडी की सच्चाई पता चल गई तो अंजाम खराब हो सकता है। ज़ुएन यांग ने अंधेरे चेहरे के साथ कहा, वो चीज़ प्रिंसेस की मर्जी से नहीं थी। सिर्फ इतना कह सकते हैं कि एलियन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस ने हमला किया और प्रिंसेस बदकिस्मत रही। ज़ुएन यिन ने कहा, और दोनों ने ज़ुएन मूचिंग और लिंग मेंगशेंग को घूर कर देखा। साथ ही ज़ुएन यिन ने नोटिस किया कि थोड़ी दूर खड़ी 5 लोगों की टीम बहुत ही पावरफुल लग रही थी। मेंगशेंग, इस वक्त फेन टियान एक फ्लैश में आया और लिंग मेंगशेंग के पास खड़ा हो गया। फेन टियान लिंग मेंगशेंग को बहुत अच्छी तरह जानता था। लिंग मेंगशेंग के असली माँ बाप एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन के हाथों मारे गए थे, इसीलिए उसकी नफरत उनके लिए हद से ज़्यादा गहरी थी। पविटियो, मैं लिंग मेंगशेंग के दिमाग में दर्द की लहर उठी। उसने आंखें बंद करके धीरे से फेन टियान से कहा, मूचिंग, असल में मेंगशेंग इन सालों से। ऐसी बात फेन टियान खुद नहीं कहना चाहता था। वो चाहता था कि लिंग मेंगशेंग अवध बोले, फिर भी वो बोल पड़ा, सीनियर, मुझे पता है, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि मेरी दोनों बेटियां ठीक हैं या नहीं। मैं उस पर ज़बरदस्ती नहीं करूंगी। ज़ुएन मूचिंग के ये शब्द उसके लिए चाकू की तरह थे, लेकिन वो दर्द दिखा नहीं रही थीं। शायद कोई उस दुख को समझ नहीं सकता। क्या लिंग मेंगशेंग ऐसा इंसान है? किंगर, घर वापस आ जाओ। कुछ देर बाद लिंग मेंगशेंग की आंखों में डिटर्मिनेशन चमका। उसकी झिझक गायब हो गई और खुशी के साथ उसने सीधा ज़ुएन मूचिंग को गले लगा लिया। तुम, इस पल हमेशा जिद्दी रहने वाली ज़ुएन मूचिंग की आंखें भी भर आईं। जब वो लिंग मेंगशेंग के साथ थीं, तभी उसे पता था कि एलियंस के लिए उसकी नफरत कितनी गहरी है, हड्डियों तक बसी हुई है। इसीलिए जन्म के वक्त एलियन उसकी बॉडी में घुस गया तो उसने रेमू को बताने की हिम्मत नहीं की। इसीलिए उसने झूठी मौत का नाटक किया, वरना अगर लिंग मेंगशेंग को पता चल जाता तो उसका अंजाम। लेकिन खुशकिस्मती से ज़ुएन मूचिंग ने गलत इंसान नहीं चुना। ज़ुएन मूचिंग की आखिरी जिद भी टूट गई। वो आंसुओं के साथ सीधा लिंग मेंगशेंग के सीने में गिर पड़ी। डरा दिया तुमने। मैंने सोचा तुम वो रोते हुए टूटती हुई आवाज़ में बोली, एलियन से नफरत है, लेकिन अब मेरे पास मेरी 2 बेटियां और उनकी माँ है, बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं। लिंग मेंगशेंग धीरे से मुस्कुराया। उसकी आवाज़ संतुष्टि से भरी थी। ये लड़का, ज़ूजिन और बाकी सबने ये सुनकर सुकून भरी मुस्कान दी। उस वक्त ज़ुएन मूचिंग की मौत की खबर ने लिंग मेंगशेंग को नाइटमेयर दे दिया था। अगर उसकी 2 बेटियां नहीं होती तो वो कब का प्यार में जान दे चुका होता। तुम्हारी बॉडी में जो एलियन ऑरा है वो क्या है? जब ज़ुएन मूचिंग का मूड थोड़ा स्टेबल हुआ, लिंग मेंगशेंग ने उसे संभालते हुए पूछा। ज़ुएन मूचिंग ने हल्का सा मुस्कुराकर अपने माथे पर गिरती जुल्फों को हटाया। तुरंत सबके सामने एक खूनी निशान दिखाई दिया। 4th लेवल ब्लड कर्स। फेन टियान ने उस जैतानी ब्लड स्टेन को देखते ही तुरंत कहा और उसका चेहरा सतर्क हो गया। फाइटिंग इमॉर्टल पावर। फेन टियान की अचानक फूटी ताकत महसूस करके ज़ुएन यिन और ज़ुएन यांग तुरंत पीछे हट गए। उन्हें पता था कि ये मामला अब उनके बस से बाहर है। अब वो सिर्फ ज़ुएन लिंग किंग को रिपोर्ट कर सकते थे। बैटल थ्रू द हेवेंस, गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 897, ब्लड कर्स को हटाओ। कुछ देर बाद जब स्वेनियन ब्रिगर्स गायब हो गए, तब श्वेन मुक्किंग के माथे पर जो मिस्टीरियस ब्लड कर्स था वो और भी ज्यादा ब्राइट रेड हो गया। पवेलियन मास्टर, ब्लड कर्स, ये क्या है? इस वक्त मुक्सुजी और उसकी टीम आगे बढ़े और मुक्सुजी ने पूछा। इस बार जो लोग अंडरग्राउंड पैलेस में आए थे, मुक्सुजी को छोड़कर, जो फेनशियांग पवेलियन में काफी टाइम से था, बाकी सब पावर हाउसेस आउटर ईविल रेसेस के थे। ब्लड कर्स, ये एक कॉमन तरीका है जो आउटर ईविल रेसेस यूज करती हैं। ब्लड कर्स इंसान को बहुत ज्यादा पावर दे सकता है, लेकिन इसकी कीमत होती है हर बार यूज करने पर लाइफ और सोल को ओवरड्राफ्ट करना। जब ज्यादा बार यूज हो जाता है तो आदमी पूरी तरह आउटर ईविल रेसेस की किलिंग मशीन बन जाता है। ज़ूजिन ने श्वेन मुक्किंग के माथे पर ब्लड कर्स को देखते हुए कहा। किंगर, तुम्हें ये ब्लड कर्स कैसे मिला? लिंग मेंगशेंग, जो श्वेन मुक्किंग को अच्छी तरह जानता था, तुरंत धीमी आवाज में पूछा। मुझे खुद भी नहीं पता। जब मैंने श्वेनलिंग सिटी में लिंगस्वेन को जन्म दिया, तभी मुझे महसूस हुआ कि कुछ मेरे शरीर में घुस गया और उसी वक्त ये चीज मेरे माथे पर आ गई। इन सब सालों में मैं तुम सबके पास नहीं आई क्योंकि ये ब्लड कर्स बहुत ईविल है। ये मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करता था, लेकिन तुमने जो एम्यूलेट दिया था उसकी वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। श्वेन मुक्किंग ने धीरे से कहा। लगता है श्वेनलिंग सिटी में आउटर ईविल रेस की घुसपैठ हो चुकी है, फेन टियन ने अचानक कहा।
पवेलियन मास्टर, क्या इसे सॉल्व करने का कोई तरीका है? लिंग मंगशिंग ने मदद मांगते हुए पूछा। ब्लड कर्स ग्रेड 1 से 7 तक होता है। अगर ये ग्रेड 6 या 7 होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता, लेकिन 4th लेवल ब्लड कर्स हो तो नामुमकिन नहीं है। बस थोड़ा सा दर्द सहना पड़ेगा। फैंटियन ने कुछ देर सोचकर कहा। पवेलियन मास्टर, उसकी जान को तो कोई खतरा नहीं होगा। लिंग मंगशिंग अभी भी डरा हुआ था। नहीं, सिर्फ शारीरिक दर्द होगा और ब्लड कर्स को जल्दी डील करना जरूरी है, वरना वक्त के साथ बॉडी में जमता रहेगा और नुकसान बहुत बढ़ जाएगा, फैंटियन ने कहा। ड्रीम, चिंता मत करो, हमारे 2 बच्चों के लिए मैं सह सकती हूँ, श्वेन मुकिंग ने तुरंत कहा। पवेलियन मास्टर, हमें क्या करना होगा? लिंग मंगशिंग तुरंत सीरियस हो गया। मुकिंग, अपने बॉडी का ब्लड कर्स एक्टिवेट करो, बाकी हम संभाल लेंगे, फैंटियन ने सीधा कहा। ठीक है। इस वक्त श्वेन मुकिंग का चेहरा सफेद था और उसके माथे का ब्लडी डीमन ब्लड कर्स ईविल ऑरा छोड़ रहा था। ब्लड कर्स, श्वेन मुकिंग ने धीमी आवाज में कहा। तुरंत ब्लड कर्स की पावर फूट पड़ी, उसके पूरे शरीर में भर गई और उसकी पावर भी बढ़ गई। होली फ्लेम। इस वक्त फैंटियन ने सीधा फायरी रेड फ्लेम रिलीज की। असली होली फ्लेम के मुकाबले ये थोड़ा कमजोर था, लेकिन होली फ्लेम होने के नाते इसका पावर ऑर्डिनरी फ्लेम से काफी ज्यादा था। पवेलियन मास्टर, आपका फ्लेम कंट्रोल दिन ब दिन बेटर हो रहा है, 2 एल्डर्स ने धीरे से कहा। उन्हें पहले से फैंटियन और यांची के बीच का रिलेशन पता था, इसलिए फैंटियन के पास सेंट यांजी फायर होना उनके लिए सरप्राइजिंग नहीं था। शेन गॉड, चुप रहो, कॉन्सेंट्रेट करो। मैं होली फ्लेम को तुम्हारे बॉडी में डालकर ब्लड कर्स को निकालूंगा। फैंटियन की आंखें सिकुड़ गईं। ठीक है। मुकिंग ने लिंग मंगशिंग की चिंता महसूस करके उससे एक नजर दी, फिर उसकी बाहों से निकलकर फैंटियन के कहने पर तैयार हो गई। फायर, अंदर जाओ। फैंटियन ने तुरंत सेंट यांजी फायर को कंट्रोल करके श्वेन मुकिंग के शरीर में भेजा। बूम बूम बूम, जैसे ही संज्ञान जीहो उसके बॉडी में घुसा, श्वेन मुकिंग के शरीर में ब्लड रेड ईविल पावर उभर आई। जब वो होली फ्लेम से टकराई तो वो उससे बहुत डर रही थी। बिल्कुल सही, लिंग मंगशिंग खुशी से भर गया, लेकिन इसी वक्त श्वेन मुकिंग का चेहरा और ज्यादा सफेद हो गया, पसीना लगातार निकल रहा था, देखकर दिल दुखता था। निकल जा। अगले पल फैंटियन की पावरफुल ऑरा फूट पड़ी। तुरंत जो 4th लेवल ब्लड कर्स श्वेन मुकिंग को लपेट रहा था, फैंटियन की जबरदस्त स्ट्रेंथ और संज्ञान जीहुओ की पावर के नीचे सीधा बाहर निकल गया। तुम ठीक हो? फैंटियन ने हाथ वापस लेते ही लिंग मंगशिंग तुरंत आगे बढ़कर उसे संभाला, आंखों में प्यार भरा हुआ था। वो चीज आखिर निकल गई। इस वक्त श्वेन मुकिंग बहुत वीक थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। कहाँ भाग रहा है? ये देखकर जूजिन ने तुरंत रिएक्ट किया। जो 4th लेवल ब्लड कर्स श्वेन मुकिंग के बॉडी से निकला था, वो वाटरफॉल के नीचे एक्सपोज हो गया। जैसे ही वो दिखा, वो ब्लड रेड लाइट बनकर भागने लगा। फैंटियन ने उस पर अटैक नहीं किया। अभी अभी जो मूवमेंट हुआ था वो छोटा नहीं था। अगर वो खुद मूव करता तो शायद श्वेनलिंग रॉयल फैमिली के एक्सपर्ट्स अलर्ट हो जाते। जूजिन और उसकी टीम के लिए ये काफी था। मुझे डिस्ट्रॉय होने दो। इस वक्त जूजिन के हाथ में डैजलिंग लाइफ एंड डेथ पावर तुरंत उभर आई। जैसे ही ये पावर निकली, वाटरफॉल का फ्लो धीमा हो गया। बिना हिचकिचाए जूजिन आगे बढ़ा और सीधे ब्लड कर्स की लाइट पर जोर से स्ट्राइक की। बूम बूम बूम, लाइफ एंड डेथ पावर में भयंकर डिस्ट्रक्टिव फोर्स थी। ब्लड कर्स अब श्वेन मुकिंग से अलग हो चुका था। हो गया। जूजिन ने लगातार कई अटैक्स करके उस टेरिफाइंग 4th क्लास ब्लड कर्स को सीधा डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर फैंटियन से कहा, ओल्ड मैन जू, शुक्रिया। तुम भी थैंक्स बोलते हो? जूजिन हंस पड़ा। चलो पहले 5th फ्लोर चलते हैं, टाइम कम है। फिर सब लोग बिना रुके सीधा अंडरग्राउंड पैलेस के 5th फ्लोर की तरफ बढ़ गए। लेकिन फैंटियन के अभी अभी के पावरफुल मूव, स्वेनियन और स्वेनियांग की खबर और 4th क्लास ब्लड कर्स के डिस्ट्रक्शन की वजह से उनकी लोकेशन शायद एक्सपोज हो चुकी थी, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। बैटल थ्रू द हेवेंस का गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 898, डिस्टर्ब। क्या कोई अंडरग्राउंड पैलेस में घुस गया? स्वेनलिंग रॉयल फैमिली के पैलेस में स्वेनिन और स्वेनियान की 2 फिगर्स यहाँ दिखीं और दोनों ने सामने खड़े गोल्डन रोब वाले आदमी से रिस्पेक्ट के साथ कहा। गोल्डन रोब्ड आदमी के पूरे शरीर से एक अजीब ऑरा निकल रहा था और उसकी हैरान आवाज़ पूरे पैलेस में गूंज उठी। वो था स्वेनलिंग किंग। कौन है? कुछ देर बाद किंग स्वेनलिंग ने पूछा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैरान था। अंडरग्राउंड पैलेस के बाहर डिफेंसेस बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन अगर कोई घुस गया तो किसी ने रिपोर्ट क्यों नहीं की? और अगर बिना पता चले लोग अंदर आ गए तो उनकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बाकी लोग नहीं जानते, लेकिन हमें क्लियरली याद है कि उन 7 लोगों में सबसे कमज़ोर भी मेरे बराबर है और कुछ तो आपसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है मेरे किन, स्वेनयांग ने कांपते हुए कहा। जब उसने सोचा कि 7 लोगों की टीम में कोई किंग स्वेनलिंग से भी ज़्यादा टेरिफाइंग है, तो स्वेनयांग अपनी जुबान दबाने से खुद को रोक नहीं पाया। 7 लोग?
सबसे कमज़ोर तुम्हारे बराबर, मतलब 7 स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स जो कम से कम 9 रैंक 9 स्टार डोडी तक पहुंच चुके हैं। स्वेनलिंग किंग लगातार सोचता रहा। ऑब्वियसली ऐसी बैटल लाइनअप सिर्फ स्वेन सांतियन के सुपरसेट्स ही ला सकते हैं। वैसे फेनशेंग पवेलियन के ग्राउंड हॉल के मास्टर लिंग मैंगशेंग भी उनमें हैं। स्वेन ने अचानक कहा, क्या ये कमीना? अगले ही पल किंग स्वेनलिंग ने दांत कर कहा और उसकी आवाज़ में गुस्सा छिप नहीं रहा था। किंग स्वेनलिंग जानता था कि लिंग मैंगशेंग आउटर इवन रेसेस से नफरत करता है, इसलिए अपनी बहन की सेफ्टी के लिए उसने लिंग मैंगशेंग को धोखा देने के लिए छोटा सा ट्रिक यूज़ किया था। लिंग मैंगशेंग के टेम्पर को देखकर अब मुकिंग का क्या हुआ? किंग स्वेनलिंग ने पूछा। प्रिंसेस स्वेन मुकिंग को लिंग मैंगशेंग और उसकी टीम ने ढूंढ लिया है, स्वेनिन ने कहा। तुरंत अभी अंडरग्राउंड पैलेस चलते हैं। किंग स्वेनलिंग की आंखों में ठंडी चमक आई। स्वेन मुकिंग उन फ्यू फैक्शंस में से थीं जो उसका सपोर्ट करती थीं और वो उसकी कज़न भी थीं, इसलिए किंग स्वेनलिंग उसे कुछ होने नहीं दे सकता था। मेरे किंग, लिंग मैंगशेंग ने प्रिंसेस को ढूंढ लिया है, लेकिन बात आपके सोचने जैसी नहीं है। इसका क्या मतलब? किंग स्वेनलिंग ने भौएं चढ़ाकर पूछा। मेरे हिसाब से लिंग मैंगशेंग सच में प्रिंसेस स्वेन मुकिंग से प्यार करता है, इसलिए। और लगता है उनका पर्पस सिर्फ प्रिंसेस को बचाना नहीं है। प्रिंसेस को रेस्क्यू करने के बाद वो अंडरग्राउंड पैलेस के 5th फ्लोर की तरफ बढ़ गए। स्वेनिन और स्वेनयांग अंडरग्राउंड पैलेस के 4th फ्लोर के गार्डियंस थे, लेकिन हर फ्लोर का अलग गार्ड होता था और उन्हें भी नीचे क्या है पता नहीं था। ओह, इस वक्त किंग स्वेनलिंग की आंखें तेज हो गईं, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। अंडरग्राउंड पैलेस का 5th फ्लोर, वहाँ स्ट्रॉन्ग ब्लड डीमंस रहते हैं। ये 7 लोग शायद फेनशैंग पवेलियन के हैं। अगर उन्हें ब्लड डीमंस की बची हुई पावर मिल गई तो वो बिना सोचे डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन तुम दोनों पहले जाकर रेस्ट करो, हर वक्त बैटल के लिए रेडी रहो। जी। स्वेनिन और स्वेनयांग ने हाँ की और धीरे से वहां से चले गए। दोनों के जाने के बाद पैलेस में सिर्फ किंग स्वेनलिंग रह गया। बाहर आओ। किंग स्वेनलिंग गोल्डन ड्रैगन चेयर पर बैठकर हल्का सा बोला। कुछ देर बाद किंग स्वेनलिंग के शरीर में हल्की ब्लड रेड ऑरा उभरी। वो ऑरा बहुत इविल थी, बिल्कुल आउटर इविल रेस जैसी। किंग स्वेनलिंग, लगता है फेनशैंग पवेलियन के लोग अब शांत नहीं बैठ सकते। मुझे लगता है इस बार वो अंडरग्राउंड पैलेस यांची के लिए जा रहे हैं। ब्लड डीमन का सोर्स पावर असल में गोरथीन्स का सबसे स्ट्रांग था। कोई बात नहीं। वैसे भी वो बुढ़ा सेंट फ्लेम और मेड्यूसा की पेट्रिफाइड प्यूपल से सील्ड हुए मिस्टीरियस स्पिरिट एंसेस्टर पर काफ़ी टाइम से नज़र रखे हैं। अब मैं फेनशैंग पवेलियन के लोगों को यूज़ करके उस बुढ़े की पावर कम कर सकता हूँ। अगर किल कंप्लीट हो गया तो किंग स्वेनलिंग की ईरी आवाज़ धीरे से हंसी। सच में बाप जैसा बेटा, गोरफीन के सोर्स पावर ने कहा। गोर डीमन, तुम्हारा असली बॉडी स्वेनलिंग कॉन्टिनेंट पर कब आएगा? किंग स्वेनलिंग ने अचानक पूछा। ये थोड़ा मुश्किल है। स्वेनलिंग कॉन्टिनेंट मुझे बहुत स्ट्रांगली रिजेक्ट करता है। अगर मैं मेन बॉडी के साथ आया भी तो मुझे सप्रेस किया जाएगा। मेरी स्ट्रेंथ सिर्फ पीक डू एम्परर तक ही रह जाएगी, ब्लड डीमन ने कहा। अगर ऐसा है, तुम 5th फ्लोर अंडरग्राउंड पैलेस जाकर अपने बच्चों को वापस बुला लो, वरना हमारे आगे के प्लान्स अफेक्ट होंगे, किंग स्वेनलिंग ने कहा। मैं भी यही सोच रहा था। गोरफीन ने लादा बात नहीं की और ड्रैगन चेयर के पीछे स्पेस पैसेज की तरफ सीधा निकल लिया। वही अंडरग्राउंड पैलेस का रास्ता था। ही सोलोमन का घोस्ट वर्ल्ड के किसी घोस्ट से कुछ कनेक्शन लगता है, तभी वो हमारी ग्रॉस लाइनअप पता कर पाया। जहाँ तक सोल क्लैन की बात है, उनकी स्ट्रेंथ बहुत मिस्टीरियस है, हमें केयरफुल रहना होगा। लेकिन घोस्ट वर्ल्ड एक बहुत बड़ा वेरिएबल फैक्टर है। और घोरफीन्स, जब मुकिंग ने जन्म दिया तुमने बिना इजाज़त उसके बॉडी में घुसपैठ की। किंग स्वेनलिंग ये हिसाब तुमसे ज़रूर चुकवाएगा। ब्लड डीमन, क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? तुम्हारी कंडीशन पूरे स्वेनलिंग कॉन्टिनेंट के 2/3 की है, लेकिन जब तक तुम्हारा मेन बॉडी यहाँ नहीं आ सकता, तब तक जब मैं आउटर इविल रेस की पावर से स्वेंतियान 3 डेज पर रूल करूंगा, तब। खाली पैलेस में किंग स्वेनलिंग की पागल हंसी गूंज उठी। ड्रैगन लीजन के लोगों का क्या हुआ? अंडरग्राउंड पैलेस के डीपेस्ट पार्ट में एल्डर एक्स ने वेंजी से पूछा। ओल्ड एक्स, ड्रैगन लविंग लीजन के लोगों को किंग स्वेनलिंग ने बैटल कोर के लिए भेजा है, अभी तक वापस नहीं आए, वेंजी ने धीरे से कहा। वेंजी असल में किंग स्वेनलिंग का भेजा हुआ चेस पीस था, जो एल्डर एक्स पर नजर रखने के लिए था। पता नहीं किंग स्वेनलिंग ने उससे क्या फ़ायदा प्रॉमिस किया था कि वेंजी इतना ओबीडियंट था। ये पागल, एल्डर एक्स ने गुस्से में गाली दी। ओल्ड एक्स, शांत हो जाइए, आपकी बॉडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वापस जाकर कहना, इस बार अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो ये बुढ़ा उसे अच्छा सबक सिखाएगा। एल्डर एक्स ने एक लाइन छोड़ी और वेंजी को भगा दिया। और वेंजी के जाने के बाद अंडरग्राउंड पैलेस के डीपेस्ट पार्ट में एल्डर एक्स खुद से बोला, आजकल मेरी पलकें फड़क रही हैं, पता नहीं बड़ा शुभ होने वाला है या बड़ा अपशगुन। बुढ़े आराम से इंतजार करो, मुझे यकीन है तुम सक्सेसफुल होगे। दूसरी वॉइड में डार्क नाइट घोस्ट ने धीरे से कहा। बैटल थ्रू द हेवेंस का गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 899, मू युंगयुंग्स केयरफुल थॉट्स। अंडरग्राउंड पैलेस के 2nd फ्लोर पर वापस शाओयान और मू युंगयुंग की सिचुएशन पर नजर डालते हैं।
जब से दोनों ने अंडरग्राउंड पैलेस के सेकंड फ्लोर को छोड़ा, तब से वो नीचे की तरफ बढ़ते रहे। अंडरग्राउंड पैलेस का टेरेन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए थर्ड फ्लोर का एंट्रेंस ढूंढने में उन्होंने काफ़ी एनर्जी खर्च कर दी। अंडरग्राउंड पैलेस के थर्ड फ्लोर का एंट्रेंस क्लियरली एक स्टोन वॉल था, लेकिन उस स्टोन वॉल के बाहर एक मिस्टीरियस पावर का घेरा बना हुआ था। क्या पावरफुल रेस्ट्रिक्शन है। शाओयान और मू युंगयुंग जब सेकंड फ्लोर से निकलकर थर्ड फ्लोर के एंट्रेंस पर पहुंचे तो स्टोन वॉल के बाहर के ह्यूज फॉर्मेशन को देखकर शाओयान धीरे से बोला। इस फॉर्मेशन से शाओयान को कुछ फेमिलियर सा महसूस हुआ। इसमें एक ऐसा ऑरा था जो उसे पहचाना हुआ लगा। शाओयान, वापस जाओ, नीचे के पावर हाउसेस बहुत स्ट्रांग हैं, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। इतने में उन दोनों के सामने एक फैंटम अपीयर हुआ। ये फैंटम जूजिन ने छोड़ा था। ये शाओयान को कैसे पता होता कि ये फॉर्मेशन उसके मास्टर जूजिन ने सेट किया है, इसीलिए उससे फेमिलियर लगा। नहीं, मुझे नीचे जाना ही होगा। मेरे भाई की प्रेजेंस बिल्कुल नीचे है। मुझे लगता है ये लास्ट चांस है और मैं इसे खोना नहीं चाहती। मू युंगयुंग ने सीरियस फेस के साथ कहा। उसके प्रिटी फेस पर एक रेयर फर्मनेस थी। तुम्हारा भाई? क्या वो यांची है? मू युंगयुंग को ऐसे देखकर शाओयान के दिल में एक बोल्ड गैस आया। यांची? वो कौन है? मेरा भाई यांची नहीं है। मू युंगयुंग शाओयान के सडन सवाल से थोड़ी हैरान हुई और तुरंत मना कर दिया। ऐसा नहीं है। शाओयान ने धीरे से सर हिलाया। मू युंगयुंग के बॉडी में होली फ्लेम की पावर है और अंडरग्राउंड पैलेस के डीपेस्ट पार्ट में यांची के पास भी होली फ्लेम है। दोनों को जोड़ना आसान था और होली फ्लेम्स के बीच नेचुरल अट्रैक्शन होता है। जब फेरी मून रूइंस में घुसे थे तब जूजिन ने उससे होली फ्लेम का सोर्स बोरो किया था। शायद वो भी यांची को बचाने के प्लान से रिलेटेड था, लेकिन अब सिचुएशन क्या है पता नहीं। लेकिन एक बात पक्की थी, जूजिन इस वक्त अंडरग्राउंड पैलेस में ही होगा, वरना थर्ड फ्लोर पर उसका फॉर्मेशन नहीं होता। क्या ये फॉर्मेशन तोड़ सकते हो? थोड़ी देर चेक करने के बाद मू युंगयुंग को पता चला कि वो खुद इस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर सकती, तो उसने मदद मांगी। मैं ट्राई करता हूँ। मू युंगयुंग को ऐसे अटका देख शाओयान डिले नहीं करना चाहता था। शाओयान खुद भी रिश्तों की जुदाई का दर्द समझता था। शबू शबू। कुछ देर बाद रास्ता रोकने वाला फॉर्मेशन शाओयान ने तोड़ दिया। ये फॉर्मेशन जूजिन ने बनाया था। पावरफुल जरूर था, लेकिन जूजिन ने शाओयान की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर दिया। और शाओयान काफ़ी स्मार्ट था। उसने फॉर्मेशन पर एक ब्लाइंडिंग टेक्निक भी लगा दी, इसलिए जूजिन को महसूस ही नहीं हुआ कि फॉर्मेशन ब्रेक हो चुका है। हो गया। शाओयान ने हाथ झाड़कर धीरे से कहा। शाओयान, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? मू युंगयुंग ने अचानक बोला जब वो शाओयान को देख रही थी। क्या सवाल? शाओयान मुड़कर पूछा। अगर फ्यूचर में बहुत लोग मुझे मारना चाहें और तुम उनसे लड़ ना पाओ तो तुम क्या करोगे? मू युंगयुंग ये धीरे से पूछा। उसकी क्लियर आंखें शाओयान के जवाब का इंतजार कर रही थीं। अगर ऐसा दिन आया तो उनसे कहो मेरी सोल को कुचल दें, क्योंकि हम कंपेनियंस हैं। शाओयान ने फॉर्मेशन के पीछे स्पेस की तरफ देखते हुए जवाब दिया। लेकिन शाओयान को नहीं पता था कि ये सिंपल सा सेंटेंस उसका फ्यूचर में सबसे बड़ा लाइफ सेविंग तालिस्मान बनेगा। थैंक यू, मैं समझ गई। मू युंगयुंग की बात से मू युंगयुंग हिल गई, लेकिन ऑब्वियसली शाओयान ने जो कंपेनियन कहा था वो उसके लिए इतना सिंपल नहीं था। मू युंगयुंग अपनी आइडेंटिटी को लेकर काफ़ी सेंसिटिव थी। असल में वो काफ़ी टाइम से शाओयान को सच बताना चाहती थी, लेकिन हर बार रुक जाती थी, क्योंकि वो भी डर रही थी कि कहीं शाओयान वैसे रिएक्ट न करे जैसे उसके बॉडी के होली फ्लेम स्पिरिट ने कहा था। अब शाओयान के जवाब ने उसके दिल में एक क्लियर आंसर दे दिया। जब से वो पॉइंट स्प्लेंडरिंग कॉम्पिटिशन में शाओयान से मिली थी, तब से उसने इंसानों की बहुत सी खूबसूरत चीज़ें एक्सपीरियंस की थीं। लेकिन अब ऑब्वियसली ये सब सोचने का वक्त नहीं था। मू युंगयुंग का ध्यान सिर्फ अपने भाई पर था। चलो। मू युंगयुंग का फेस फिर से ग्लूमी हो गया। उसने एक लाइन बोली और सीधे आगे बढ़ गई। लगता है मू युंगयुंग नीचे जाने के लिए डिटर्मिन्ड है। सेफ्टी के लिए ईसाइयों को बुला लेते हैं, शाओयान ने दिल में सोचा। फिर अपनी परसेप्शन सीधा ईसाइयों को भेज दी। मू युंगयुंग की ट्रांस को उसने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। दूर बर्निंग इंसेंस पैवेज में शाइयों ने यह मैसेज महसूस किया और तुरंत अपनी कल्टिलेशन से जाग गई। बिग ब्रदर ने मुझे बुलाया है, लगता है कोई प्रॉब्लम आ गई है। इतना कहकर उसने सोचने का टाइम भी नहीं लिया और सीधे अंडरग्राउंड पैलेस की तरफ निकल पड़ी। नेचुरली शाओयान और मू युंगयुंग बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते गए, सीधे फेंटियान और बाकी लोगों के खोले हुए रास्ते पर चलते हुए अंडरग्राउंड पैलेस के बॉटम की तरफ। अंडरग्राउंड पैलेस का 5th फ्लोर। ये जगह पूरी तरह अंधेरी थी और हर वक्त ग्लूमी ईविल से घिरी हुई थी। यहाँ एक ह्यूज केव था। केव अनइवन था, लेकिन रॉक्स पर अलग अलग शेप्स के ईविल क्रीचर्स धीरे धीरे बस रहे थे। रॉक्स के नीचे और ऊपर स्ट्रीम्स ऑफ ब्लडी ब्लड बह रही थी। ऑब्वियसली ये बहुत से स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस का खून था। उनके लिए ये रेयर ट्रेजर था। उठो। कुछ देर बाद एक रेड ब्लड लाइट यहाँ इंस्टेंट आई। लॉर्ड गोरफेड। ब्लड रेड लाइट जैसे ही आई, उसने केव की तरफ गरज कर पुकारा। रोर से जागे क्रीचर्स हैरानी से उस रेड ब्लड फिगर को देखने लगे। सर, क्या हुआ? कुछ पावरफुल क्रीचर्स ने पूछा।
स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस यहाँ आ रहे हैं, हमें तुरंत कवर करके इवैक्यूएट करना है। ब्लड डेमन ने सीधा कहा। ये ब्लड डेमन एनवॉय उनके स्ट्रॉन्गेस्ट थे, लेकिन इस केव की ब्लडी ऑरा बहुत स्ट्रांग थी और ये स्पेशली किंग ज़ुलनिंग ने बनवाई थी। यहाँ से जाना उनके लिए मुश्किल लग रहा था। बकवास बंद करो, चलो, वरना जब पावरफुल ह्यूमंस आ गए तुम सब मर जाओगे, गोरफेड ने कहा। फिर उसकी सोर्स पावर गायब हो गई और एक वॉइड छोड़ गई, क्लियरली एस्केप रूट। अब क्या करें? गोरफेड के पावर हाउसेस एक दूसरे को देखने लगे। चलो, कुछ देर बाद किसी ने कहा और सब तुरंत वॉइड में घुसकर गायब हो गए। बैड लक, इतनी अच्छी जगह, अगर मैं यहाँ 10 साल रहता तो शायद 9 स्टार डू एम्परर तक पहुँच जाता। बस 1 साल और मिलता तो 8 स्टार डूडी ब्रेक कर लेता। टूटी फूटी आवाज़ें गूंजती रहीं, लेकिन चाहे जितनी भी नाराज़गी हो, सब यहाँ से चले गए। कुछ ही देर में अंडरग्राउंड पैलेस के 5th फ्लोर की वो ह्यूज ब्लडी केव बिल्कुल खाली हो गई, बेहद सुनसान और वीरान। बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड द फ्लेम एम्परर के एपिसोड 900 में आपका स्वागत है। अब आगे की कहानी। अंडरग्राउंड पैलेस के 4th फ्लोर के क्रैक होने के बाद जूजिन ने पहली बार नोटिस किया कि 4th फ्लोर को गार्ड करने वाले 2 गार्डियंस गायब हो चुके थे। जो 2 लोग अभी गए, ये दोनों इतने सालों से मेरे साथ गार्ड कर रहे थे। एक 9 स्टार डो डी स्वनिन और दूसरा 8 स्टार डो डी पीक स्वनयांग। स्वनमू किंग अभी भी वीक थी, लेकिन ब्लड कर्स पूरी तरह निकलने के बाद वो काफ़ी बेटर हो गई थी। 9 स्टार डो एम्परर और 8 स्टार डो एम्परर पीक। इस स्वनलिंग किंग के पीछे की स्ट्रेंथ को कम नहीं आंकना चाहिए। फैंटियन धीरे से मुस्कुराया। चलो, अंडरग्राउंड पैलेस का 5th फ्लोर। लिंग मंगशिंग काफ़ी खुश लग रहा था और स्वनमू किंग को बाहों में लेकर 5th फ्लोर की तरफ बढ़ने लगा। ऐसे मत करो, इतने लोग हैं। लिंग मंगशिंग की सीधी हरकत देखकर स्वनमू किंग का चेहरा हल्का लाल हो गया। वो तुरंत उठकर उसकी बाहों से निकल गई और शर्माते हुए बोली, ही। रीमू को कुछ समझ आ गया और वो हंस पड़ा। अंडरग्राउंड पैलेस का 5th फ्लोर कुछ अलग लग रहा है। फैंटियन और उसकी टीम धीरे से हंसी, फिर नीचे के 5th फ्लोर की तरफ बढ़े। सीनियर, मुझे नहीं पता 5th फ्लोर पर क्या है, लेकिन 5th फ्लोर बनने के बाद से लगता है सिर्फ किंग स्वनलिंग ही अंदर गया है। स्वनमू किंग ने धीरे से कहा, लेकिन उसने ये बात छुपा ली कि वो किंग स्वनलिंग की छोटी बहन है। कहते हैं किंग स्वनलिंग पहले एक ऐसा एम्परर था जो लोगों से अपने बच्चा जैसा प्यार करता था, लेकिन पता नहीं क्यों अंडरग्राउंड पैलेस बनने के बाद उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ गया। स्वनमू किंग ने कहा। जैसे ही स्वनमू किंग की बात खत्म हुई, सभी पावर हाउसेस हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। सबसे ज्यादा हैरान लिंग मंगशिंग हुआ। लिंग मंगशिंग को याद आया कि स्वनमू किंग का फैमिली बैकग्राउंड काफी बड़ा था। ये बात उससे मिलने से पहले की थी। स्वनमू किंग उससे तब मिली थी जब वो स्लॉटर हो रही थी और तुरंत उसके साथ प्राइवेट लाइफ बना ली, इसलिए शुरू से ही उसकी असली आइडेंटिटी नहीं पता थी। तुम्हें ये सब कैसे पता? अब जूजिन की बारी थी हैरान होने की। किसी ने कभी स्वनमू किंग की आइडेंटिटी पर डाउट नहीं किया था, लेकिन जब फैंटियन को भी ये सब नहीं पता तो स्वनमू किंग को कैसे पता? जो 2 गार्डियंस ने कहा था, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा। बहुत से पावर हाउसेज ने नेचुरली मान लिया। लगता है अंडरग्राउंड पैलेस के 5th फ्लोर पर कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं, फैंटियन ने धीरे से कहा। और 5th फ्लोर में अभी जो ब्लड कर्स निकाला गया था, उससे मिलती जुलती ऑरा भी लग रही है, स्वनमू किंग ने सीरियस टोन में कहा। चलो, जैसे ही स्वनमू किंग की बात खत्म हुई, सभी पावर हाउसेस सीधा 5th फ्लोर की तरफ बढ़ गए। 4th फ्लोर छोड़कर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वो 5th फ्लोर की तरफ चले। यहाँ का पैसेज और ज्यादा डार्क और ह्यूमिड होता जा रहा है, ओल्ड मैन ने कहा। ये जगह जमीन से हजारों मीटर्स नीचे होगी, इसलिए ये सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। मुक्सिजी हंसा। एंट्रेंस वहां है, हेवन एंड अर्थ, ओल्ड मैन ने आगे एक जगह की तरफ इशारा करके कहा। जैसे ही आवाज खत्म हुई, सभी मीटियोर्स की तरह वहां की तरफ दौड़ पड़े। शबू शबू, सब पैसेज क्रॉस करके आसानी से अंडरग्राउंड पैलेस के 5th फ्लोर पर पहुंच गए, लेकिन 5th फ्लोर पर पहुंचते ही सबके चेहरे बदल गए। साला ये किंग स्वनलिंग क्या कर रहा है? इतनी ज्यादा ब्लड स्मेल, इसके लिए शायद 100 से भी ज्यादा स्ट्रांग लोगों का खून चाहिए होगा। ओल्ड मैन एक ब्लड स्टेन्ड रॉक पर खड़ा था, बदबू उसकी नाक में घुस रही थी और उसने मुश्किल से ऊपर देखकर कहा। सब लोग पैसेज से निकलकर 5th फ्लोर पर आए और तुरंत देखा, ये एक बहुत बड़ा केव था। इस केव में छोटे बड़े बहुत से पैसेजेस थे जो चारों तरफ फैल रहे थे। रॉक्स खून से कोरोड हो चुके थे और हर जगह ब्लड ही ब्लड था। कुछ रॉक क्रेविसेस में अभी भी फ्रेश ब्लड की बूंदें थीं और इतने एक्सपीरियंस के साथ सब इजीली समझ गए ये सब ह्यूमन ब्लड था। सब ध्यान से। लिंग मंगशिंग ने सीधा स्वनमू किंग को अपने पीछे कर लिया और आसपास विजिलेंट नजर से देखने लगा। ये कैसे हो सकता है? आखिर भाई क्या कर रहा है? इस वक्त स्वनमू किंग काफी शॉक में थी। ऑब्वियसली उसे नहीं पता था कि उसका भाई किंग स्वनलिंग क्या कर रहा है। जब से उसके चाइल्ड बर्थ के वक्त उस पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ईविल रेस ने अटैक किया था, तब से उसके भाई की पर्सनालिटी बहुत बदल गई थी, इसलिए उसकी बात बेकार नहीं थी। यहाँ ब्लड डीमंस की स्मेल तो है। फैंटियन धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहा था। ह्यूमन ब्लड से बने इस केव में कुछ अननोन सीक्रेट्स छुपे हुए थे।
लेकिन यहाँ कोई ब्लड डीमन एरा नहीं है, शायद वो पहले ही भाग चुके हैं। थोड़ी देर बाद फैंटियन ने सिर हिलाकर कहा, गोरफींड्स हमारे स्वनलिंग कॉन्टिनेंट के दुनिया भर के दुश्मन हैं। जब उन्होंने स्वनलिंग कॉन्टिनेंट को करप्ट करने की कोशिश की थी, तब स्वंत्यान के पावरफुल लोगों ने उनसे लड़ाई की थी। गोरफींड जोवे, जो उनका सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट था, डेजर्ट माउंटेन रेंज में सप्रेस किया गया था और बाद में शाओयान ने होली फ्लेम लेते वक्त उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन फिर भी गोरफींड्स के काफ़ी रेमिनेंट्स बचे हुए हैं। अंडरग्राउंड पैलेस का ये 5th फ्लोर शायद उनका रेजिडेंस था, जूजिन ने भवें चढ़ाकर कहा। स्वनलिंग रॉयल फैमिली का सोलोमन और सोल क्लैंड से रिलेशन है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन गोरफींड से कब रिलेशन बन गया? ये 5th फ्लोर क्लियरली ईविल क्लैंड के लिए टेलर मेड हैबिटेट था। अगर कोई कहे कि स्वनलिंग रॉयल फैमिली का ब्लड डीमन क्लैंड से कोई लेना देना नहीं है, तो कोई नहीं मानेगा, क्लिंगलाओ ने भी कहा। लगता है इस बार यांची को बचाने का प्लान इतना सिंपल नहीं होगा, फेंटियन ने अचानक कहा। पवेलियन मास्टर, जूजिन और बाकी लोग धीरे से बोले, मैंने डिसीजन ले लिया है, मुझे मत रोको। अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो हमें आगे बढ़ना होगा, लेकिन वर्स्ट के लिए तैयार रहना होगा। अगर प्लान फेल हो गया तो हमें किसी भी हालत में फेंशियांग पवेलियन की स्ट्रेंथ बचानी होगी, फेंटियन ने धीरे से कहा। लेकिन सब बोलने ही वाले थे कि फेंटियन ने सिर हिला दिया। सब जानते थे कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ईविल क्लैन बहुत पावरफुल है और स्वनलिंग रॉयल फैमिली भी कम नहीं। अगर ये दोनों मिल गए तो अनंत मुसीबत आ सकती है। इतना तक कि फेंटियन जैसा पावरफुल भी थोड़ा कॉशियस था। चलो, टाइम किसी का वेट नहीं करता। अंडरग्राउंड पैलेस का 6th फ्लोर, वहीं आंची को बचाने का लास्ट स्टेज है। फेंटियन ने बिना रुके सीधा नेक्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ गया और स्वनमू किंग ने दिल ही दिल में प्रार्थना की, उम्मीद करते हुए कि उसका भाई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ईविल क्लाइंट से मिला हुआ ना हो, वरना अंत में किंग स्वनलिंग का अंजाम।